हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ CBSE 10 मैथमेटिक्स। अब तक हम दो चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड चैप्टर भी हमारा स्टार्ट हो चुका है और 3.1 हमने ख़त्म किया है। 3.1 में हमने देखा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कैसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर किसी भी सिचुएशन को, गिवन सिचुएशन को हम एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये चीज़ें हमने 3.1 में सीखा था एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किया था कि कैसे हम किस सिचुएशन को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में शो करते हैं, एंड सेम एल्जेब्रिकली भी एंड ग्राफिकली भी। ठीक है, वहाँ पर उसके सॉल्यूशन के बारे में इन डिटेल्स बात नहीं हुआ था, या फिर सॉल्यूशन उसका क्या होगा ये हमने नहीं सीखा था। जो आगे आने वाले क्लासेस में, जो आज से स्टार्ट होने वाला है, इसमें हम लोग सीखेंगे, उनके सॉल्यूशंस के ऊपर बात करेंगे कि किसी भी, जैसे पिछले क्लास में कुछ एग्जांपल्स वगैरह थे, उनका सॉल्यूशन क्या होगा, या होगा भी या नहीं, पॉसिबल है या नहीं, वो सब चीज़ के बारे में हम इस क्लास में सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आपके पास पेन और कॉपी होना चाहिए इस वक्त। एंड दूसरा नेक्स्ट जो नेसेसरी थिंग है वो है आपका कंसंट्रेशन मुझे चाहिए अगले कुछ समय के लिए। ठीक है, सो लेट्स कंसंट्रेट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। तो क्या करने वाले इसमें, देखिए आपको दिख रहा है कि ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का पहले हम ग्राफिकल मेथड सीखने वाले हैं। तो पिछले क्लास में मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है कि कैसे आप किसी भी सिचुएशन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे इस इक्वेशन का, एटलीस्ट 3 वैल्यू निकाल के। ठीक है, आप चाहे तो 2 वैल्यू निकाल के भी कर सकते हैं। 3 वैल्यू निकालने के लिए मैं क्यों बोलता हूँ, टू बी ऑन द सेफ साइड, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा 3 वैल्यू क्यों मैं निकालने के लिए बोलता हूँ। ठीक है, so in the previous section you have seen how we have graphically represent a pair of linear equation two lines, right? हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को लाइंस के जरिए, जिसमें हमने देखा था कि वो स्ट्रेट लाइन बन रहे थे। इवन हमने ये नोटिस किया था कि कुछ केसेस में लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे, कुछ केसेस में लाइन पैरेलल हो रहे थे, दे वर नॉट इंटरसेक्टिंग, एंड कुछ केसेस में लाइंस वेर कोइंसिडेंट, मतलब वो सेम लाइन बन रहे थे, एक के ऊपर ही दूसरा लाइन बन रहे थे। तो ये 3 तरह के केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। इसी का एनालिसिस, इसी के बारे में और जानकारी हम आगे अभी हासिल करने वाले हैं। ठीक है, सो यू हैव ऑल्सो सीन दैट द लाइंस में इंटरसेक्ट, जो मैंने अभी बताया, लाइंस में इंटरसेक्ट, मे बी पैरेलल और मे कोइंसाइड। वी कैन बी सॉल्व देम इन ईच केस। तो केस चाहे जो भी हो, क्या हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं या नहीं, इसी के बारे में हमको देखना है। ठीक है, इन द सिचुएशन ऑफ एग्जाम्पल 1, फाइंड आउट हाउ मेनी राइड्स ऑन द जायंट व्हील अखिला एंड अखिला हैड, हाउ मेनी टाइम्स शी प्लेड हुपला। आपको ये अखिला का कहानी याद है? अखिला मेले पे गई थी और 20 रुपये लेके गई थी वो, और उसको जायंट व्हील में चढ़ना था, जाइंट व्हील का राइड लेना था, जो सबको पसंद होता है, आपको भी पसंद होगा। कुछ लोग डरते भी है, लेकिन अकेला जो है एक बहादुर लड़की, तो वो डरती नहीं, तो उसको जाइंट व्हील में चढ़ना था और हुपला खेलना था। हुपला क्या था? एक रिंग वाला गेम था, ऐसा रिंग फेंक के फंसाने वाला। तो ये एग्जाम्पल अगर आपको याद नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, फिर क्या कहना चाह रहे हैं, उसमें से क्या रिजल्ट आपको आगे समझाना चाह रहे हैं, वो भी हम देखेंगे। So in figure 3.2, you have noted that equation representing the situation were geometrically shown by 2 lines intersecting at the point 4, 2। ठीक है, तो लाइंस तो हमने बनाए थे, लेकिन मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो लेट्स सी। स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास बुक का फिगर 3.2 सामने आ गया है, और इसी लाइन का बात कर रहे थे। देखिए पिछले क्लास में ये हमने बहुत ही डीपली इसको समझा था कि कैसे ये लाइन बना है, कैसे ये जो है दो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या एल्जेब्रिकली कैसे इसको लाया गया था। तो जब वो अकेला वाले केस के दोनों इक्वेशन को हमने जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया था, ठीक है, अगर आपने इसको अच्छे से नहीं देखा है तो आप ये क्लास खत्म होने के बाद ज़रूर इसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि आपको पता ही चल रहा है कि दोनों रिलेटेड है। वो अगर डीपली समझेंगे तो इस क्लासेस का वीडियो समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए हमने एक्सप्लेन किया हुआ था कि ये दोनों जब हम बना रहे थे, कौन सा पॉइंट में दोनों इंटरसेक्ट कर रहा था, यहाँ पे शो भी किया हुआ है। ये 4, 2 में जो है इंटरसेक्ट कर रहा था। ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा था, यहाँ पे x का वैल्यू क्या है? 4 है, एंड y का वैल्यू क्या है? 2 है। तो आई होप पिक्चर क्लियर हुआ आपके दिमाग में कि किस ग्राफ का हम बात कर रहे हैं। तो इस ग्राफ का बात कर रहे हैं जिसमें अकेला के जो सिचुएशन थे उसको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया था। तो आगे इसके बारे में क्या बात हो रही है, चलिए देखते हैं। तो वापस आज के क्लास में आ गए।
क्या कहना चाह रहा है इसमें, ये देखिए, 0.42 लाइज ऑन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, है ना। ये हमने देखा अभी जो 0.42 था वो दोनों इक्वेशन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे थे वहाँ पर ये लाई कर रहा था, एंड दिस इज द ओनली कॉमन पॉइंट, और दोनों लाइन के बीच में यही एक कॉमन पॉइंट था। दोबारा से दिखाता हूँ, दोनों लाइन के बीच में यही एक कॉमन पॉइंट है, इसी पॉइंट में इंटरसेक्ट है, और कहीं पर ये दोनों आपस में नहीं मिल रहे, ठीक है। अगर दोनों में कोई कॉमन पॉइंट आपको पूछा जाएगा कि विच इज़ द कॉमन पॉइंट बिटवीन दिस टू लाइंस, तो यही एक कॉमन पॉइंट आ रहा है दोनों लाइन में पूरे डायग्राम में, ठीक है। नाउ यहाँ जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रहा था वहाँ पर हमने क्या देखा था कि x का वैल्यू क्या था, 4 था, एंड y का वैल्यू क्या था, 2 था। एंड स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि हमने जो अकेला का जो केस था, जो उसमें से 2 इक्वेशन निकाला था, वो 2 इक्वेशन क्या है यहाँ पर दिया हुआ है, ये है x माइनस 2y इक्वल टू 0 एक था, ठीक है, एंड दूसरा था कॉस्ट वाला 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो इसका दूसरा भी तरीका हो सकता है जो हमने पिछले क्लास में किया था कि 2y माइनस एक्स इक्वल टू 0, मतलब इस वाले इक्वेशन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों कर सकते हैं, देखिए, अगर ये x माइनस 2y इक्वल टू 0 है, इसमें से अगर -1 हम कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, फिर -1 को अगर आप उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो 2y माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो इस वाले इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अभी हम बुक में जैसा दिया हुआ है वैसा ही लेके आगे चीज़ों को समझते हैं, तब आसानी होगा और जल्दी भी होगा। तो ये 2 इक्वेशन था हमारे सामने, और जब हमने ये 2 इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया तो हमने देखा 2 इंटरसेक्टिंग लाइन मिला हमको, 2 इंटरसेक्टिंग लाइन मिला, और वो कहाँ पे किस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा था, 0.42 पे, यानी कि x का वैल्यू 4 हो रहा था उस पॉइंट में और y का वैल्यू हो रहा था 2। तो अब इसका मतलब क्या है कि देखते हैं कि ये x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू अगर 2 दोनों इक्वेशन में पुट करते हैं तो इक्वेशन सेटिस्फाई होता है कि नहीं। ये इक्वेशन 1 ले लेता हूँ, ये इक्वेशन 2 ले लेता हूँ। पहले इक्वेशन 1 में मैं पुट कर रहा हूँ, तो 4 माइनस y का वैल्यू क्या है, 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 आ गया। इसका RHS का वैल्यू देखिए 0 ही है, यानी कि ये x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2, इसके लिए तो सेटिस्फाई हो रहा है। एंड दूसरा देखते हैं कि सेकंड इक्वेशन में सेटिस्फाई होता है कि नहीं। 3 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है, 4, माइनस 4 इंटू वाई का वैल्यू क्या है, 2, है ना, सॉरी माइनस नहीं स्टूडेंट्स, प्लस है। तो 3 4 जा 12, 4 इंटू 2 8, 12 प्लस 8 कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। तो इसका RHS का वैल्यू कितना है, 20 है। तो यानी कि ये तो 100% कन्फर्म है कि x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 2 ये दोनों का क्या है, सॉल्यूशन है ये दोनों इक्वेशन का। तो कुछ अपने दिमाग में कुछ आइडिया आपको मिल रहा है कि क्या हम ये इसमें से प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम इसमें से ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी 2 इक्वेशन को जब हम एक ग्राफ में ड्रॉ करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को एक ग्राफ में ड्रॉ करते हैं, वो दोनों इक्वेशन जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट एक्चुअली क्या होता है, उस दोनों इक्वेशन के x और जो 2 वेरिएबल है उनका वैल्यू होता है। फर्स्ट वाला होता है x का एंड सेकेंड वाला होता है y का। यही इसमें से प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब एक और ये भी होता है कि अगर दो लाइन जो 2 इक्वेशन है उन दोनों को अगर ग्राफ में ड्रॉ किया जाए तो अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं तो उसका सॉल्यूशन निकलता है, इसका मतलब है, ठीक है। तो ये तो हमने फर्स्ट केस का देख लिया कि इंटरसेक्टिंग होने पे सॉल्यूशन निकलता है, और जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वहाँ पर x और y का जो भी वैल्यू होता है वही उन दोनों इक्वेशन में x और y का वैल्यू होता है, जो कि हमने वेरीफाई करके भी देख लिया है। क्लियर हुआ ना। देखिए, बड़ी आसानी से चीज़ों को रिलेट करते जा रहे हैं, समझ में आया। तो देखिए यहाँ पर भी यही चीज़ वेरीफाई किया जो हमने यहाँ पे सीखा है। सिंस 4 2 इज द ओनली कॉमन पॉइंट in both the lines there is one and only one solution for this pair of linear equation in 2 variable, ठीक है। तो अब देखिए, एक ही इंटरसेक्टिंग लाइन, सॉरी दोनों लाइन का एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ऐसा एक ही पॉइंट मिला था जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि इस दोनों इक्वेशन का एक ही कॉमन सॉल्यूशन होगा, वो होगा x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2। आपको याद है जब हमने पॉलिनोमियल किया था तो वहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस देखने के लिए हम क्या करते थे कि x एक्सेस में कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, जितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है उतना नंबर ऑफ जीरोस, समथिंग रिलेटेड टू दैट, वैसे ही कुछ है,
ठीक है, वो नहीं है पूरा पूरी, बट वैसे ही कुछ है। जैसे वहाँ पे हम लोग ये देखते थे कि जितनी बार एक्स एक्सेस में इंटरसेक्ट कर रहा है उतना सारा नंबर ऑफ जीरोज हो गया उस पोलिनोमियल का। तो यहाँ पर ये मीनिंग ऐसे होगा कि दो लाइन जिस पॉइंट में अगर एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक ही उसका सॉल्यूशन होगा, और जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो होगा उसका सॉल्यूशन। जैसे हमारे अखिला वाले केस में, जो अखिला जहाँ पे मेले गई थी और 2-4 कुछ गड़बड़ किया था जो हम सॉल्व कर रहे हैं, उसमें देखा कि हमने एक पॉइंट पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही होगा सॉल्यूशन। एक और बार ग्राफ को देखते हैं। देखिए ये x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 का लाइन है ये वाला, एंड ये 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 का लाइन है। तो दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट पे x का वैल्यू क्या है, 4 है, एंड y का वैल्यू 2 है। तो x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन। ठीक है, तो दिमाग में रखिए, यहाँ से हमने एक रिजल्ट बोल सकते हैं हम निकाला हमने, कि अगर दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो दो अलग अलग इक्वेशन है उनको जब हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वो किसी एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं, दैट मीन्स वो पॉइंट क्या होगा, उस इक्वेशन का एक्स एंड वाई का वैल्यू होगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि ग्राफिकली कैसे सॉल्व करना है। प्लॉट कीजिए जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वही है एक्स एंड वाई का वैल्यू। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर है। द नंबर ऑफ राइड्स अकेला हैड ऑन जाइंट व्हील इज 4 एंड द नंबर ऑफ टाइम्स ही प्लेड हुपला इज 2। तो अगली बार आप मेले में जाइंट व्हील्स एंड हुपला खेलने जाए तो इस तरह से कॉपी पेन लेके आप थोड़ा सा हिसाब जरूर कर ले, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल लगा के। ठीक है, चलिए मजाक कर रहा हूँ, आगे देखते हैं। इन द सिचुएशन ऑफ एग्जाम्पल 2 कैन यू फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। अच्छा, आपको एग्जाम्पल 2 याद है जहाँ पर पेंसिल और इरेजर खरीदने लेकर दो दोस्त, एक ने खरीदा तो दूसरे ने भी खरीदा, इस तरह कुछ एग्जाम्पल था। तो उससे रिलेटेड उसका ग्राफ को भी एक बार देख लेते हैं, फिर आके हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं उसके बारे में। चलिए एग्जाम्पल 2 का ग्राफ को देख लेते हैं। स्टूडेंट्स ये था एग्जाम्पल 2, जिसमें ये था कि रोमिला ने पहले 2 पेंसिल और 3 इरेजर खरीदे थे उस 9 रुपये में। फिर सोनाली ने भी जाके जो है उसने वैरायटी के पेंसिल एंड इरेजर खरीदे, उसने 4 पेंसिल 6 इरेजर लिए थे, और उसने 18 रुपये टोटल खर्चा किया था। हमको ये एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था। तो ये क्वेश्चन तो मैं नहीं समझा रहा है ना, पहले ही समझा चुका हूँ, जस्ट मुझे ग्राफ देखना है इसका। ये 2 इक्वेशन हमको मिला था, तो ग्राफ इसका हमने बनाया था, ग्राफ भी मैंने आपको बना के दिखाया था। तो यहाँ पर ये है इसका ग्राफ। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, हमने भी जब बनाया था आपको याद होगा कि वो एक ही लाइन बना था। तो यहाँ पर भी देखिए, फर्स्ट टाइम ड्रॉ किया तो ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। सेकेंड टाइम जब दोबारा से जो पॉइंट आए थे उनको जब प्लॉट किया तो दोबारा से इसी के ऊपर ये लाइन बन गया। तो इस तरह का लाइन को क्या बोलते हैं, इस तरह का लाइन को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। मैंने बताया था आपको क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। तो ये क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 में ये कोइंसिडेंट लाइन है। तो आप दिमाग में रखिए कि इसका एक ही लाइन बना था, मतलब फर्स्ट लाइन बनाए थे, उसके बाद फिर सेकंड लाइन जब बनाने गया तो हमने देखा कि उसी के ऊपर बन गया। ठीक है, इसीलिए देखिए दोनों इक्वेशन एक ही लाइन के ऊपर लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं क्या था हमारा एक्चुअल में एग्जाम्पल। तो इन द सिचुएशन एग्जाम्पल 2 कैन यू फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। बोले इस सिचुएशन में देखिए, पहला वाला सिचुएशन में क्या था, जो अकेला वाला केस था, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे थे तो हमने इजीली बता दिया कि यही है इसका सॉल्यूशन। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, ये एक पॉइंट कॉमन नहीं है, एक्चुअली सारे के सारे पॉइंट कॉमन है। जो इंटरसेक्टिंग है उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे इसमें 1 पॉइंट कॉमन है। इंटरसेक्टिंग में क्या हो रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइंस ओनली 1 पॉइंट कॉमन। लेकिन कोइंसिडेंट लाइन जो अभी हमने देखा, कोइंसिडेंट लाइंस मतलब एक लाइन बना है, फिर जब दोबारा से हम लाइन बना रहे हैं फिर उसी के ऊपर दूसरा लाइन बन गया, तो ये कोइंसिडेंट लाइन। तो इसमें क्या है एक्चुअली, इसमें जैसे 1 पॉइंट कॉमन है, क्या आप बता सकते हैं इसमें कितना पॉइंट कॉमन है? इसमें ऑल पॉइंट कॉमन बोल सकते हैं हम लोग, क्या ऑल पॉइंट्स कॉमन, इसमें सभी पॉइंट कॉमन है। ठीक है, तो इस तरह से लाइन को जितना दूर तक आप लेके जाएंगे लेफ्ट एंड राइट, उतना ही पॉइंट्स कॉमन आता जाएगा। तो एक्चुअली इसमें से इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स कॉमन बोल सकते हैं हम लोग, इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स कॉमन कोइंसिडेंट लाइन में। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कोइंसिडेंट लाइन में इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स कॉमन होता है। तो आइए आगे क्या बोला देखें।
द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन आर गिवन बाय द कॉमन पॉइंट्स। अब एक चीज़ तो आपको दिमाग में रखना है कि जब ग्राफिकली हम सॉल्यूशन निकालेंगे इक्वेशन का, तो उसका सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा हमको, उसका जो कॉमन, दोनों लाइन का जो कॉमन पॉइंट होता है उसमें से सॉल्यूशन मिलेगा। अगर कॉमन पॉइंट होता है तो सॉल्यूशन मिलेगा, नहीं होता है तो नहीं मिलेगा। जैसे इसमें एक कॉमन पॉइंट था, एक सॉल्यूशन है, लेकिन इस केस में कॉमन पॉइंट तो बहुत सारा आ रहा है ना। तो अगर कॉमन पॉइंट ही इसका सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या, इस केस में बहुत सारा सॉल्यूशन है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे केस में हम लोग को बोलता है दिस विल हैव इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि देयर आर इन्फिनिटली मैनी कॉमन पॉइंट्स, सो देयर शुड बी इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। क्योंकि अगर कॉमन पॉइंट ही उसका सॉल्यूशन है, तो अगर इन्फिनिटली मैनी कॉमन पॉइंट्स है तो सॉल्यूशन विल ऑल्सो बी इन्फिनिटली मैनी। क्लियर हो रही है बात। फर्स्ट केस फिर से हम देख रहे हैं। फर्स्ट केस वन इंटरसेक्टिंग पॉइंट था, दैट मीन्स वन कॉमन पॉइंट, तो वन सॉल्यूशन था। सेकेंड केस कोइंसिडेंट लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन में ऑल पॉइंट्स कॉमन को और प्रिसाइसली हम बोल सकते हैं इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स कॉमन। सो इफ देयर आर इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स कॉमन, इट मीन्स व्हाट, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, दिस शुड नॉट सरप्राइज अस, बिकॉज इफ वी डिवाइड इक्वेशन 4x + 6y इज इक्वल टू 18/2, अगर इस वाले इक्वेशन को 18 से 2 से डिवाइड करते हैं, वी गेट 2x + 3y इज इक्वल टू 9। तो हमारे पास दो इक्वेशन था, देखिए 2x + 3y इज इक्वल टू 9 एक ही इक्वेशन था, और 4x + 6y इज इक्वल टू 18 ये इक्वेशन था। ठीक है, तो ये वाले इक्वेशन को जब हम 2 कॉमन लेके डिवाइड करें तो एग्जैक्टली यही इक्वेशन मिल रहा है। देखिए ये एक इक्वेशन है ना, और ये एक इक्वेशन है 4x + 6y। फिर इसको जब हमने 2 से डिवाइड किया, ये नॉर्मल 2 कॉमन आ ही रहा है इसमें से, आपको दिख रहा है, तो 2 से जब डिवाइड किया तो हमने देखा कि 2x + 3y इज इक्वल टू 9 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ये एक्चुअली सेम ही इक्वेशन है। ये जो इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, ये सेम ही इक्वेशन है, इसलिए सेम लाइन बना। तो इसमें सरप्राइज होने वाली कोई बात नहीं है। जो जितने भी इक्वेशन आपको ऐसे मिलेंगे, दो इक्वेशन अगर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन आते हैं, तो किसी ना किसी तरीके से कुछ कॉमन या मल्टीप्लायर आप देखेंगे कि वो दोनों इक्वेशन एक्चुअली सेम ही है। ठीक है, तो विच इज सेम एज द इक्वेशन 1, दैट इज बोथ द इक्वेशन आर इक्विवेलेंट। तो ऐसे इक्वेशन को हम इक्विवेलेंट इक्वेशन बोलेंगे। फ्रॉम द ग्राफ वी सी दैट एनी पॉइंट ऑन द लाइन gives us possible cost of each pencil and eraser. For instance, each pencil and eraser can cost 3 and 1 respectively, or each pencil can cost 3.75 and can cost 0.50 and so on. ठीक है, तो कुछ भी कॉस्ट हो सकता है यार। इसका आंसर ग्राफ में मैं एक और बार लेके चलता हूँ, आपको इजी होगा समझाने के लिए। तो देखिए इस ग्राफ के हिसाब से मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर पेंसिल का कॉस्ट x हमने क्या लिया था, शायद पेंसिल का कॉस्ट लिया था। अगर पेंसिल का कॉस्ट 2 होता है ना, देखिए पेंसिल का कॉस्ट अगर 2 होता है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में 1 पॉइंट समथिंग ये हो जाएगा। इरेजर का कॉस्ट, पेंसिल का कॉस्ट अगर 3 होता है तो इरेजर का कॉस्ट होगा 1। पेंसिल का कॉस्ट अगर 4 होता है तो इरेजर का कॉस्ट होगा 0 पॉइंट समथिंग। इस तरह से कुछ भी आंसर हो सकता है ऐसा का। ठीक है, ऑल आर पॉसिबल बोलेंगे, ऑल आर पॉसिबल। तो ऐसे सिचुएशन में आपको आंसर देने की जरूरत नहीं होती है, आपको सिर्फ अगर लिख देते हैं कि देयर आर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, तो भी आपका सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो अब तक दो सिचुएशन हमने सीखा, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस। हम ये ग्राफिकली सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करें। तो जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है हमको एग्जैक्टली वन यूनिक सॉल्यूशन मिल जाता है। जब कोइंसिडेंट लाइन होता है तब हमने देखा कि यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलता है, जबकि वहाँ इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, okay, in the situation of example 3, can the two rails cross each other? In figure 3.4 the situation is represented geometrically by two parallel lines. तो हमने एक और एग्जाम्पल किया था, उसमें हमको पैरेलल लाइंस मिला था। ठीक है, याद है आपको? अगर आपने ध्यान से किया हो तो याद ही रहेगा, अगर नहीं याद है तो दिखा देता हूं मैं आपको। ये रहा एक्चुअली एग्जाम्पल 3, जिसमें दो इक्वेशन आपको दिए हुए थे ऑलरेडी, और इसको जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए कहा गया था। 2 रेल्स वे रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। 2 रेल है जिसका इक्वेशन ये दिया हुआ था, हमने क्या किया था, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया था। तो क्या है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये देखिए, याद है हमने अलग से भी रिप्रेजेंट करके आपको दिखाया था। ये
जिसमें हमने पाया था कि हमारा जो वैल्यूज़ आया था उस वैल्यू के हिसाब से दो लाइन ऐसे ही बन रहे थे इसी डायरेक्शन में एंड ऐसे ही पैरेलल बन रहे थे। इसका मतलब इसको इस साइड में कितने भी आके लेके जाऊं और इस साइड में कितने भी आके लेके जाऊं, ये कभी मीट नहीं करेंगे, ये पैरेलल ही होंगे। जैसे अगर लाइन्स अगर ऐसे होते, जैसे कि ये हो गया और ये हो गया, ये मीट नहीं किया, लेकिन आगे बढ़ाने से मीट ज़रूर करेंगे ऐसे करके, है ना। लेकिन ये लाइन का ऐसा कुछ सीन नहीं है। ये देखिए दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस है, हर जगह पे इक्वल डिस्टेंस है, तो कितने भी आगे लेके जाएंगे ये पैरेलल ही रहेगा। तो पैरेलल लाइंस होने से हम सोल्यूशन के ऊपर क्या कमेंट कर सकते हैं या उसका सोल्यूशन कैसा होगा, आइए इसके बारे में अभी सीख लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि इन द फिगर 3.4, जो फिगर मैंने अभी आपको दिखाया ग्राफ, वो फिगर 3.4 है बुक में। तो जो में देयर वर टू पैरेलल लाइंस, है ना, सच लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट एट ऑल, ना ही ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, जैसे इंटरसेक्टिंग था इस तरह से, ना ही कोइंसिडेंट हो रहे हैं, एक के ऊपर एक भी नहीं आ रहा है, जैसे कि इन दोनों में कॉमन पॉइंट हमको मिल रहा है। लेकिन जो थर्ड वाला केस है ये बिल्कुल कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। सो दिस ऑल्सो मीन्स दैट इक्वेशन हैव नो कॉमन सॉल्यूशन। अच्छा, पहले दो केस से आपको मैंने एक बात सिखाया था, क्या सिखाया था मैंने, कि लाइन में जहाँ पर कॉमन पॉइंट आपको मिलता है वो सॉल्यूशन हो जाता है। जैसे इसमें वन सॉल्यूशन, इसमें इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन बिकॉज इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स आर कॉमन। लेकिन इसमें तो कोई पॉइंट, नो पॉइंट कॉमन, नो पॉइंट कॉमन, कोई पॉइंट कॉमन है ही नहीं। तो ऐसा अगर कोई इक्वेशन मिलता है आपको, इसका मतलब उसका सॉल्यूशन निकालना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा सिचुएशन का क्या होता है, नो सॉल्यूशन। क्या होता है, नो सॉल्यूशन। तो यानी कि जो थर्ड वाला एग्जांपल था हमारा, जिसमें दो लाइन बने थे, अगर उसमें आपको x और y का वैल्यू देने के लिए कहा जाए, तो आप कितने भी बड़ी मैथमेटिशियन क्यों ना हो जाए या कहीं से भी दुनिया के बड़े मैथमेटिशियन को लेके आ जाइए, वो आपको कहेंगे माफ़ कीजिए इसका कोई सॉल्यूशन हम आपको नहीं दे पाएंगे। समझ में आया। तो लाइन के बिहेवियर को देख के हम इजीली अब बता सकते हैं कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। नेचर ऑफ सॉल्यूशन मतलब वन होगा, नहीं होगा, ज़्यादा होगा, कितना होगा, ये बता सकते हैं एटलीस्ट। जैसे इंटरसेक्टिंग अगर हुआ तो हम बोलेंगे देयर विल बी वन यूनिक सॉल्यूशन या ओनली वन सॉल्यूशन। अगर कोइंसिडेंट लाइन होता है मतलब एक के ऊपर दूसरा, तो हम बोलेंगे क्या, यस देयर आर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। और अगर पैरेलल लाइंस होते तो हम क्या बोलेंगे, देयर आर no solution. Okay, so a pair of linear equation which has no solution is called an inconsistent pair of linear equation. ठीक है, अब यहाँ पर दो टर्म और सीखने को मिलेगा, आप एक एक करके टर्म नया नया मिलता जा रहा है। इंटरसेक्टिंग मिला, कोइंसिडेंट मिला, पैरेलल मिला। इंटरसेक्टिंग हैज सॉल्यूशन, दैट इज वन सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट हैज आल्सो सॉल्यूशन, दे हैव इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। पैरेलल्स दे डू नॉट हैव एनी सॉल्यूशन। नाउ एक और नया टर्म से हम लोग परिचित हो रहे हैं, दैट इज इनकंसिस्टेंट। अगर किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इन ये टर्म इसलिए मैं स्ट्रेस देके बोल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं। तो अगर आपको ये टर्म ही समझ में नहीं आएगा तो आप फिर सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो अगर कोई सॉल्यूशन नहीं होता है किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, तो उस लीनियर इक्वेशन को कहा जाएगा, दोनों को कहा जाएगा एक साथ, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है। और अगर किसी का सॉल्यूशन होता है, जैसे कि फर्स्ट दो में, इसमें और इसमें, इंटरसेक्टिंग लाइंस में एंड कोइंसिडेंट लाइंस में सॉल्यूशन है, तो उसको हम कहेंगे कॉन्सिस्टेंट। खाली आगे से आई एन को हटा दीजिए। तो अब ये याद रखने में, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब हैव सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट मतलब डज नॉट हैव सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या, कंसिस्टेंट का मतलब है हैव सॉल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है, डज नॉट हैव सॉल्यूशन। तो उस हिसाब से ये दोनों किस में आ जाएंगे, ये दोनों आ जाएंगे कॉन्सिस्टेंट वाले कैटेगरी में, और ये पैरेलल लाइंस इस वाले कैटेगरी में आ जाएगा, इनकंसिस्टेंट वाले कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है ना। सो ये पेयर ऑफ विच हैज़ अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन अगर है, जैसे कि नो सॉल्यूशन तो इनकंसिस्टेंट, अगर सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट। ठीक है। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच आर इक्विवेलेंट has infinitely many distinct common solution. Such a pair is called dependent pair of
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। और ये जो कोइंसिडेंट है इसको अलग से एक और नाम भी दिया जाता है, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, याद रखिएगा, इन टू वेरिएबल, ठीक है। और डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है मैंने पहले बोल दिया इज ऑलवेज कॉन्सिस्टेंट, ठीक है। ये डिपेंडेंट है क्योंकि अगर एक वेरिएबल का वैल्यू चेंज होता है तो दूसरे का भी चेंज हो जाएगा, इसलिए ये डिपेंडेंट है, ठीक है। मैंने ग्राफ में दिखाया था ना, चलिए एक और बार दिखाता हूँ। ग्राफ में दिखाया था, जैसे देखिए जैसे जैसे x का वैल्यू अगर चेंज होता है तो y का भी चेंज होगा। x का जब 3 लेते हैं तो y का ये आता है, x का जब 2 लेते हैं तो y का ये आता है, x का 4 लेते हैं तो ये आता है, इसीलिए इसको डिपेंडेंट भी कहा जाता है, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ तक समझ में आया। इंटरसेक्टिंग लाइन 1 यूनिक सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन देयर आर नो सॉल्यूशन बिकॉज देयर इज नो कॉमन पॉइंट एट ऑल। उसके बाद हम दो और अच्छे अच्छे टर्म्स, 3 टर्म्स इनफैक्ट, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब क्या कि जिसके सॉल्यूशन नहीं निकल रहा हो उनको हम इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहेंगे। और कैसे पता लगेगा सॉल्यूशन आ रहा है नहीं, जब हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो पैरेलल आ रहा है, ठीक है। आप ये घबराइए नहीं कि आपको ये बताने के लिए कि सॉल्यूशन है या नहीं उसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा फिर बता पाएंगे हम लोग, ये तो बहुत ही हेक्टिव जॉब है। नहीं, ग्राफिकली छोड़ के हम एल्जेब्रिकली भी हम इसको पता कर सकते हैं, जो और भी इजी है, बट ग्राफिकली इसको समझा रहे हैं ताकि, क्योंकि तब समझने में आसानी हो जाएगा आपको, ठीक है। इसके बाद हम एल्जेब्रिकली भी डिस्कस करेंगे कैसे पता कर सकते हैं कि सॉल्यूशन होगा नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद हमने इनकंसिस्टेंट के बारे में सुना। इनकंसिस्टेंट मतलब जिनका सॉल्यूशन है, जिसमें क्या क्या आ जाते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड कोइंसिडेंट लाइन, ठीक। सॉरी, इनकंसिस्टेंट मतलब जिसका सॉल्यूशन नहीं है, जिसमें पैरेलल लाइन आ जाएंगे, एंड कंसिस्टेंट में इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल लाइन जिसका सॉल्यूशन है। और कोइंसिडेंट लाइन को हम एक और नाम से जानते हैं, वो है डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो आइए यहाँ पे समरी को देख लेते हैं, जितना जो भी हमने यहाँ पे समझा इसका समरी यहाँ दिया हुआ है। द लाइन्स में इंटरसेक्ट इन सिंगल पॉइंट, इन दिस केस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, और इसको हम लोग कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन बोलेंगे। द लाइन्स में बी पैरेलल, इन दिस केस द इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन बोलेंगे। ये आप कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड इज द लाइन में बी कोइंसिडेंट, इन दिस केस द इक्वेशन में हैव इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, जिसको हम लोग डिपेंडेंट पेयर ऑफ या कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने ग्राफिकली कैसी लीनियर इक्वेशन को हम जो है जज करेंगे ये सीख लिया है। एंड नाउ इसी नॉलेज को दिमाग में रख के हम ये कोशिश करेंगे कि एल्जेब्रिकली हम कैसे इसको समझे, या कैसे पता लगेगा हमको कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान से सुनिए क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा, है इजी, जिसको एक बार दिमाग में घुस जाता है ना तो कभी भूलता नहीं है, लेकिन ये घुसने के टाइम ही ये थोड़ा सा वक्त लेता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि कोफिशिएंट को कंपेयर करके हम इसमें जो है बताने वाले हैं इंटरसेक्टिंग है या नहीं है, या सोल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो रिलेशनशिप विथ जीरोज एंड कोफिशिएंट किया था ना, वैसे ही यहाँ पर भी हम कोफिशिएंट को यूज़ करके ही पता करेंगे कि ये सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये 3 इक्वेशन आपको याद है, ये हमारे पिछले क्लास के ही एग्जांपल्स के ही इक्वेशन को उठाया हुआ है फिर से। तो पहला है, पहले आपको याद दिला दूं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, वो ये होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, जहाँ पर बोलेंगे वेयर a1 b1 बोथ आर नॉट, मतलब ऐसे लिखेंगे a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये इसमें से दोनों ही 0 नहीं होगा, ठीक है। दोनों एक साथ 0 हो गया तो फिर ये इक्वेशन ही नहीं रहेगा। a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, a1 b1 दोनों एक साथ 0 नहीं होगा, a2 b2 दोनों एक साथ 0 नहीं होगा। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हो गया, ठीक है। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि अब ये काम आने वाला है हमारा ना। जो पहला इक्वेशन है यह है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने देख लिया था, ये अकेला वाला इक्वेशन है, ये हमने देख लिया था। इसमें लाइंस क्या कर रहे थे, लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रहे थे, है ना।
तो इसके कोफिशिएंट को थोड़ा कंपेयर करते हैं। तो देखो इस फॉर्म में है या नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर नहीं है तो इसको लेके आओ। तो x माइनस, यहाँ से अलग से लिख ले रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है तो क्या हो जाएगा, ये a1x ये तो है माइनस 2y, लेकिन ये जो c1 है ये नहीं है, तो इसके जगह पे 0 डाल देते हैं, इज इक्वल टू 0। और दूसरा वाला इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। चलो ये तो ठीक है, उसी फॉर्म में है। अभी इसमें आप बताओ मेरे को a1 का वैल्यू कितना है। a1 इज इक्वल टू, a1 इस वाले इक्वेशन में से आएगा, a1 इज इक्वल टू 1 है, b1 इज इक्वल टू कितना है, b1 इज इक्वल टू माइनस 2 है, एंड c1 इज इक्वल टू 0 है। अब a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू 4, c2 इज इक्वल टू माइनस 20, है ना। तो ये हमने कोफिशिएंट को निकाल लिया, ठीक है। देखिए जहाँ पर माइनस है वहाँ पे माइनस भी हमने लिया है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब हम a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 तीनों डिवाइड करते हैं। तो a1 बाई a2 करेंगे तो कितना आएगा दोस्त, 1/3। b1 बाई b2 करेंगे तो कितना आएगा, -2/4। -2/4 मतलब -1/2, एंड c1 बाई c2 तो 0 है, चलिए नहीं लिखने से भी होगा। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है कि नहीं, दिख रहा है। देखिए a1 बाई a2 का वैल्यू क्या है, 1/3, तो यानी कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो ये मैंने एक आपके लिए निकाल के दिखाया, ये एक्चुअली ऑलरेडी एग्जांपल में किया ही हुआ है। देखिए ये दोनों इक्वेशन के लिए a1 बाई a2 का वैल्यू 1/3 जो हमारा आया है, b1 बाई b2 के लिए -2/4, -2/4 को और कैंसिल करेंगे तो आपका -1/2 आ जाएगा, एंड c1 बाई c2 0 बाई -20 यानी कि 0। तो यहाँ पर अगर आप कंपेयर करेंगे a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 को, आपको क्या मिलेगा कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो यहाँ से हमको एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट सीखने को मिल रहा है कि अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग होते हैं तो इसका मतलब ये ज़रूरी है कि उनका जो कोफिशिएंट का रेशो है a1 बाई a2 और b1 बाई b2, ये वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है उनका रेशो इक्वल नहीं होगा। मतलब ऐसा कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको मिल जाता है जिसका a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है, तो आप वो बोल सकते हैं कि अगर उसको ग्राफिकली बनाया जाए तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। तो अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो हमने ऑलरेडी सीख लिया है इंटरसेक्टिंग लाइन होने का मतलब क्या है, उसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है। तो पता चला पहले ग्राफिकली क्यों किया, क्योंकि ग्राफिकली हमको ये पता चल जा रहा था पहले कि सॉल्यूशन कितना है। अगर हम पहले इसको सीखते हैं तो हमको फिर वो सॉल्व करके देखना पड़ता है, इसलिए पहले ग्राफिकली सीखा फिर ये सीख रहे हैं, ठीक है। तो अब ये तीन चीज़ का कनेक्शन देखिए, अगर दो इक्वेशन का लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का वेरिएबल्स का जो कोफिशिएंट है उनका जब हम रेशो निकालते हैं कोरस्पॉन्डिंग रेशो, वो अगर a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है तो उसका ये मतलब होता है कि उनका जो लाइन बनेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा तो इसका मतलब उसका सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होगा और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। तो डायरेक्टली यहाँ से भी हम बोल सकते हैं कि इफ़ a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, दैट मीन्स the pair of linear equation will have exactly one unique solution, ठीक है। तो ये इसका हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। फिर दूसरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको याद है क्या था, कोइंसिडेंट लाइन था। तो कोइंसिडेंट लाइन में जो कोफिशिएंट का आपका मतलब बिहेवियर है, देखिए a1 बाई a2, यहाँ पर a1 बाई a2 मतलब ये देखिए 2/4, 2/4 को और सिंप्लीफाई अगर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। 2/4 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1/2 होगा। b1 बाई b2 3/6, इसको भी और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आएगा, एंड c1 बाई c2 को और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 आएगा। तो कोइंसिडेंट लाइन के केस में आपको क्या मिलेगा, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, एंड कोइंसिडेंट लाइन मतलब इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो इसका मतलब इफ a1 बाई a2 इफ रेशियो ऑफ ऑल द कोफिशिएंट आर इक्वल, इसका मतलब इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा। कॉरस्पॉन्डिंग लेना होगा हमको, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 अगर होता है तो हम कहेंगे द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। मतलब एल्जेब्रिकली ये देखना है हमको और ग्राफिकली जब करेंगे तब ये देखना है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में आपको ये पूछा जाए कि ये दे दिया है आपको, बोले विदाउट ड्राइंग द ग्राफ
टेल अस वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव कोइंसिडेंट लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन, तभी भी आप ये कंडीशन को चेक कर सकते हैं। ग्राफ बिना बताए आपको पता लग जाएगा। अगर ऐसा होता है तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, अगर ऐसा होता है तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। और तीसरा केस, जो थर्ड वाला केस था, वो हमारा पैरेलल लाइंस था। तो पैरेलल लाइंस कब होगा? जब a1/a2 ये 1/2 आया है, b1/b2 ये भी 1/2 और ये 1/3। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। देखिए पहला वाला रेशियो इक्वल बट थर्ड वाले के साथ नॉट इक्वल, तब वो होगा पैरेलल लाइंस। इन दैट केस सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको ये टेबल आपके कॉपी में आपको बनाना है एंड ये टेबल को आप इस तरह से बनाइए। एक बार देख के बनाइए, 2 बार देख के बनाइए, फिर 2 बार बिना देख के बनाइए। देखिए आप सही बना पा रहे कि नहीं बना पा रहे। यहाँ से मतलब एटलीस्ट ये 3 कॉलम तो आपको एकदम बाय हार्ट हो जाना चाहिए कि अगर को किसी भी इक्वेशन में अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, इसका मतलब उसका एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होगा। अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है तो कोइंसिडेंट लाइन होगा, इसका मतलब इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, सॉरी a1/b2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब पैरेलल लाइंस होगा। इस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ये टेबल आपका दिमाग में, मतलब ये जो पूरा क्लास हम कर रहे थे एक्चुअली आज इसी के ऊपर था, तो ये टेबल आपके दिमाग में अच्छे से याद होना चाहिए, इसलिए बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आपका इस क्लास के बाद काम ही यही रहेगा कि 5 टाइम्स इस टेबल को लिखिए। ठीक है, 2 बार आप देख के लिखिए, 3 बार बिना देख के और मेरे को भेजिए। तो इसका यहाँ पर दिया हुआ है कंक्लूशन। टेबल बनाने के बाद ये कंक्लूशन भी नीचे होना चाहिए। इंटरसेक्टिंग अगर लाइन होगा तो इसका मतलब कोफिशिएंट का ये रिलेशन है, और अगर कोफिशिएंट का ये रिलेशन है मतलब ये एग्जैक्टली क्या होगा? 1 सॉल्यूशन, या फिर इसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। एंड ये कॉन्सिस्टेंट भी बोल सकते हैं, इसको साथ भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। देखिए अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट। इसका भी सेम वही कोइंसिडेंट है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? कोइंसिडेंट लाइन हो गया, तो इसका मतलब इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, है ना। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं? डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एज वेल एज कॉन्सिस्टेंट। ठीक है, कॉन्सिस्टेंट में ये दोनों ही आ जाते हैं। थर्ड वाला इस तरह से नो सॉल्यूशन, और ये हो जाएगा इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है, मतलब ये देखकर भी हम बता सकते हैं कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं यहीं तक रख रहा हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए ज़रूरी है आप खुद से इसको कई बार रिवीजन करें एंड चीज़ों को इस तरह से दिमाग में डालें कि एकदम बुढ़ापे तक आपके दिमाग में रहे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो भी चीज़ें मैंने समझाए हैं इसको दोबारा कीजिए। हो सके तो पिछले क्लास का ग्राफ जो मैंने दिखाया वो भी आज प्रैक्टिस कर लीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। एंड ये टेबल प्लीज़ आप अभी क्लास ख़त्म होने के बाद ही बैठिए, 2 बार आप देख के कीजिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे, लेकिन 3 बार आपका बिना देख के सही होना चाहिए। ठीक है, एंड सभी चीज़ें आपका एक साथ आपको पता होना चाहिए, क्या होने से कंसिस्टेंट होगा, क्या होने से इनकंसिस्टेंट होगा, क्या होने से 1 सॉल्यूशन होगा, क्या होने से नो सॉल्यूशन होगा, सब कुछ। ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले एक्सरसाइज ये चैप्टर 3 जो है आपको 2 से भी थोड़ा सा और ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल इसका ज़्यादा होगा, जिसमें 2 में आपका जितना दिमाग लगा है उससे थोड़ा ज़्यादा इसमें खर्च होगा आपका दिमाग। ठीक है, तो आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।